मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। मेरा पेट सिकुड़ रहा था और अजीब अजीब आवाजें कर रहा था, जैसे मुझसे बात कर रहा हूँ। मैं टूटा हुआ था, बेरोजगार था और बस एक सोफे की दूरी पर था कि गली में सोना पड़ता। उस रात मैं आधी रात को खाली सड़कों पर घूम रहा था, उम्मीद कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कोई चमत्कार मिल जाए। इसके बजाय मुझे एक फाइव गाइस का आउटलेट मिला। वहाँ अंधेरा था, लाइटें बंद थी, कुर्सियाँ टेबल पर उल्टी रखी थी। मैंने सोचा कि ये बंद है और ये सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। तभी मुझे लकड़ी के किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी। ये रेस्टोरेंट के पीछे से आ रही थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए गया, सोच रहा था कि शायद कोई गलत काम हो रहा होगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह पीछे का दरवाजा था। शायद रेस्टोरेंट बंद करने वाला स्टाफ उसे लॉक करना भूल गया था। हवा से वो हिल रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं वहां 1 मिनट खड़ा रहा, सोचता रहा। जब आप भूखे होते हैं तो मॉरल्स का कोई मतलब नहीं होता। मैंने खुद से कहा कि मैं बस देखूंगा, शायद कोई फ्राइज का पैकेट भूल गया हूँ, शायद फ्रीजर में कुछ खाने को मिल जाए जिससे मैं बेहोश होने से बच जाऊं। जब मैं अंदर घुसा तो दरवाजा थोड़ा सा चरमराया। किचन से जन्नत जैसी खुशबू आ रही थी। ग्रीस, बीफ, कुछ गर्म और असली। फ्रायर बंद थे लेकिन ग्रिडल से अभी भी गर्मी निकल रही थी। मैंने फ्रीजर चेक किया और फॉइल में लिपटे हुए बचे हुए बर्गर देखे। चॉकलेट मिल्कशेक का एक जार भी। ऐसा लगा जैसे पत्थर ढूंढते ढूंढते मुझे सोना मिल गया। मैंने बर्गर खोला और इस बात की परवाह नहीं की कि वो ठंडा है, बस एक बड़ा बाइट ले लिया। मीट ने मुझ में जान डाल दी। मैंने मिल्कशेक का आधा जार गटक लिया। कुछ तो मेरे कपड़ों पर भी गिर गया। जब मैं बहुत तेजी से पी रहा था तो वो मेरी ठोडी से नीचे बह रहा था, लेकिन फिर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। हे भगवान, मैं लगभग रो ही पड़ा था। मैं बर्गर लगभग खत्म कर चुका था और जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। मैं इसे आवाज कहूंगा क्योंकि एक इंसान की थी। दूर से एक आदमी के सिसकने की आवाज आ रही थी। यह हल्की थी और स्टोर रूम से आ रही थी। मुझे उसी समय चले जाना चाहिए था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, किसी हॉरर फिल्म के बेवकूफ की तरह जो बस दरवाजा खोलने ही वाला था। मैंने उसे थोड़ा सा खोला, बस थोड़ा सा, और अंदर झांका। स्टोर रूम में ज्यादातर अंधेरा था, लेकिन छत से एक स्पॉटलाइट लटक रही थी। उस रोशनी के नीचे एक आदमी लकड़ी की कुर्सी से बंधा बैठा था। उसकी शर्ट पसीने और किसी गहरे रंग की चीज से भीगी हुई थी। उसके मुंह पर डक्ट टेप लगी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी थी और ज्यादा देर तक रोने की वजह से लाल दिख रही थी। मैं सोच रहा था कि उसे यहाँ किसने रखा है कि तभी अचानक अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई और 2 औरतें रोशनी में आ गई। वो उसके चारों ओर घूमने लगी और बच्चों की तरह नाचने लगी, जैसे घर घर खेल रही हूँ। दोनों ने नर्स की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, जो खराब हैलोवीन कॉस्ट्यूम जैसी लग रही थी। पूरी सफेद, लेकिन उस पर नकली खून के छींटे पड़े थे। ये शायद असली। एक के बाल छोटे थे और उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। दूसरे के बाल घुंघराले थे। घुंघराले बालों वाली ने एक चेन सॉ उठाई और बैलरीना की तरह घूमने लगी, जैसे ये बिल्कुल भी खतरनाक ना हो। छोटे बालों वाली ने अपना फोन निकाला और उस आदमी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने उस आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया और वो जोर से रोने लगा। चेन सॉ वाली नर्स उसे रोते देखकर जोर से हंसने लगी। अरे इतने बच्चे मत बनो, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। उसने चेन सॉ उसके चेहरे के सामने लहराई, इतनी पास कि वो डर जाए, लेकिन उसे छुआ नहीं। इससे डरो मत, मैंने बहुत सारे मरीजों को सुलाया है, तुम भी अलग नहीं होगे। कैमरे के लिए चिल्लाओ। दूसरी भी ऐसे बोलने लगी जैसे कोई नर्सरी राइम। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो सुन लेंगे। मैं पीछे हटने लगा। मुझे अब बर्गर की कोई परवाह नहीं थी। और फिर चर दरवाजा। और क्या हो सकता था? हमेशा वही कमबख्त दरवाजा काम खराब करता है। दोनों औरतें रुक गई। चेन सॉ वाली औरत ने अपना सर टेढ़ा किया। अरे देखो, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई जितनी मुमकिन नहीं लग रही थी। एक नया मरीज। मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना आधा खाया हुआ बर्गर भी नहीं उठाया, बस भागा। पीछे से गली से होते हुए सड़क पार। मैं तब तक नहीं रुका जब तक 4 ब्लॉक दूर एक डस्टबिन के पीछे गिर नहीं गया। फेफड़े जल रहे थे, पसीना मेरी स्किन पर ठंडा लग रहा था। घंटों बाद जब मेरी सांसें आखिरकार नॉर्मल हुई और मुझे होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन गया, हांफता हुआ। किचन की चिकनाई और डर की बदबू आ रही थी। मैंने उन्हें उस आदमी
उन औरतों, चेन सॉ, सबके बारे में बताया। उन्होंने उस जगह की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई डक्ट टेप नहीं, खून के कोई निशान नहीं, एक भी फ्राई अपनी जगह से हिला हुआ नहीं था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। इसके उलट उन्होंने मुझे जबरदस्ती घुसने के लिए चेतावनी दी और जाने दिया। लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैं नशे में नहीं था, शराब नहीं हुई थी। मुझे मजाक और बुरे सपने के बीच का फर्क पता है। वो औरतें असली थी, वो आदमी असली था, और सबसे बुरी बात, उन्होंने मुझे भी देखा था। ये 1 हफ्ते पहले हुआ था। तब से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। मुझे लगता रहता है कि मैं उन्हें देख रहा हूं, भीड़ में, परछाइयों में, सायों में। कल रात किसी ने उस घटिया मोटेल के दरवाजे के नीचे एक नोट खिसका दिया जहां मैं रुका हुआ था। वो कोई लिफाफा नहीं था, बस एक मुड़ा हुआ कागज जिस पर लाल मार्कर से लिखा हुआ था, मरीज बिना अलविदा कहे नहीं जाते। मैं डरा हुआ हूं, पागल नहीं हूं, डरा हुआ। वो है कौन? 5 गाइस ही क्यों? वो कॉस्ट्यूम, वो कैमरा क्यों? क्या लाइव स्ट्रीम किया गया था? क्या उस बेचारे आदमी का कोई वीडियो कहीं ऑनलाइन है जिसके नीचे हैशटैग और हंसने वाला कमेंट्स है? और क्या होगा अगर अगला नंबर मेरा हो? आज रात मैंने मोटेल से चेकआउट कर लिया। अपने दोस्त मार्कस के सोफे पर सोने के लिए आखिरी मदद ली। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस सोचता है कि मेरी किस्मत खराब चल रही है, जो कि है भी। लेकिन अब ये उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अंधेरी और वायरल चीज में फंस गया हूं, जिसे देखने के लिए ही बनाया गया है। उन्हें दर्शक चाहिए थे और मैंने उन्हें दे दिए थे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ये भूलने देंगे। कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है? वो आम वाला मुझे अपनी नौकरी से नफरत है और काश मैं मर जाता वाला एहसास नहीं, बल्कि ऐसा एहसास जिसमें आपके हाथों के बाल एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं। 5 गाइस में उस रात मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। मैं फ्रायर साफ कर रही थी, आउटलेट बंद करके घर जाने की तैयारी में थी। मैं बहुत थकी हुई थी, पसीना मेरी यूनिफॉर्म से चिपका हुआ था। तभी सामने का दरवाजा चरमरा कर खुला। काश ये कोई ऐसा हो जो अपना वॉलेट भूल गया हो। मैंने बड़बड़ाते हुए एंट्रेंस की तरफ देखा। मुझे भारी कदमों की आवाज सुनाई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कस्टमर को देख पाती, मैंने अपने साथ काम करने वाले लुई को देखा। वो मिल्कशेक स्टेशन के पीछे पोछा लगा रहा था, लेकिन अब वो एक चादर की तरह पीला चेहरा लिए खड़ा था। मुझे तुरंत डर का एहसास हुआ। जैसे ही मैं किचन से बाहर आई, मुझे लुई का रिएक्शन समझ में आ गया। एक आदमी अंदर आया। वो टूटे हुए खिलौने की तरह लंगड़ा रहा था। उसने ग्रीस से सना हुआ जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जो 2 साइज बड़ा था, जिसे डक्ट टेप और किसी ऐसी चीज से जोड़ा गया था जो सूखे खून जैसा लग रहा था। उसके पेंट किए हुए चेहरे पर मुस्कान थी। होंठ पुराने चमड़े की तरह फटे हुए थे, जिससे उसके पीले दांत दिख रहे थे। उसके गालों पर फैला हुआ लाल ब्लश उसे हाउस ऑफ 1000 कॉप्स फिल्म के कैप्टन स्पॉल्डिंग जैसा दिखा रहा था। मैंने सुना यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी होते हैं। उसने फर्श की टाइल्स पर एक जंग लगा हुआ क्रोबार घसीटते हुए कहा। लुई ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने क्रोबार उठाया और बोला, क्या तुम्हें जोकर पसंद नहीं है? क्या हम तुम्हें हंसाते नहीं हैं? लुई फिर से जम गया। कोई कॉल नहीं, ठीक है? वो हंसा। आज रात हम एक मजेदार छोटा सा गेम खेलेंगे, हाइड एंड श्रीक। इसे एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी समझ लेना तुम लोग। मैं फर्श पर जमी हुई खड़ी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इस सिचुएशन से जिंदा कैसे निकलूंगी। वो काउंटर में चीजें ढूंढने लगा, दराज़ें खोलने लगा और स्पैचुला और केचप की बोतलें ऐसे पकड़ने लगा जैसे वो पवित्र चीजें हों। बताओ खोरी लड़की, क्या तुम्हें गेम्स पसंद है? मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने वहीं खड़े रहने का फैसला किया। यहाँ कैमरा लगे हैं, पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम्हें पता है ना? पुलिस है? वो धीमी आवाज में हंसा। ओ प्यारी बच्ची, अगर पुलिस ने मुझे मेरे मजे के लिए सच में पकड़ लिया होता तो मैं अब तक इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठा होता। इलेक्ट्रिक। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर आंखें घुमाकर बिजली का झटका लगने की एक्टिंग की। मैंने कभी किसी की इतनी लाल जीभ नहीं देखी थी। फिर वो लुई की तरफ मुड़ा। तुम हैंडसम, क्या तुम्हारे पास पीछे कोई मीट है? मुझे कुछ बहुत ही रेयर खाने का मन कर रहा है, सच में बहुत रेयर। शायद स्प्लीन बर्गर, आईबॉल स्लाइडर्स। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? मेरा कोई डाइट का रिस्ट्रिक्शन है? उसने क्रोबार को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें पीछे की तरफ धकेल दिया। ये अचानक से हुई कोई चीज नहीं थी, वो तैयारी करके आया था।
उस डर से मजा ले रहा था जो उसने अपने खराब क्लाउन मेकअप की तरह दीवारों पर फैला दिया था। हम फ्रीजर एरिया में चले गए। क्लाउन को ठंड पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी चीख बहुत पसंद है। लुई कांप रहा था। मैं उसे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ देखते हुए देख सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो महीनों से बंद था। हर बार जब हम शिकायत करते थे तो मैनेजर हमें देखकर कंधे उचका देता था और कहता था, बस इसे बंद कर दो, अब यही लापरवाही हमें मरवा सकती है। क्लाउन गोल गोल नाच रहा था, क्रोबार को ऐसे घुमा रहा था जैसे वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट के किसी सैडिस्टिक वर्जन के लिए ऑडिशन दे रहा। ठीक है मेरे छोटे बर्गर दोस्तों, पहले राउंड का समय हो गया है। सबसे जोर से कौन चीख सकता है? तुम ये कर क्यों रहे हो? लुई ने कांपती आवाज में पूछा। क्लाउन रुका और क्रोबार को अपने दांतों से बजाने लगा। क्या तुमने कभी किसी ग्रिल को इतनी देर तक देखा है कि उसकी सिजलिंग की आवाज लोरी जैसे लगने लगे? क्या तुमने कभी मांस के बारे में सपने देखे हैं? मैं देखता हूं हर रात। तुम्हें लगता है कि तुम बस बर्गर पलट रहे हो। तुम मशीन का हिस्सा हो और मैं यहाँ गियर्स को साफ करने आया हूँ। उसने लुई को कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर किचन में ले गया। मैंने लुई की आंखों में घबराहट देखी और कुछ और भी। वो चाहता था कि मैं भाग जाऊं, तो मैंने वही किया। मैं फ्रीजर के दरवाजे के पीछे से निकलकर ड्राई स्टोरेज से भागी। मुश्किल से मूंगफली के तेल का गिरता हुआ डिब्बा बचा। मेरे हाथ प्रेप काउंटर के नीचे पैनिक बटन तक पहुंचे। मैंने उसे दबाया, साइलेंट अलार्म बज गया। फिर मैं स्टोरेज बॉक्स के पीछे छिप गई, गैप से बाहर देख रही थी। किचन में चीखें और हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जिससे अंदर से डर लगता है। मैं स्टोरेज रैक के पीछे दुबक गई। दिल जोर से धड़क रहा था, सुन रहा था। मुझे बस यही डर था कि कहीं वो मुझे ना ढूंढ ले। तुम प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न की तरह चीखते हो लुई, जोकर चिल्लाया। उसके बाद एक गीली क्रंच की आवाज आई। तुम्हें लगता है कि ये टूटा हुआ है? तुम्हें देखना चाहिए कि उन्होंने मेरे सपनों का क्या किया। मैंने लुई की चीख 2 बार और सुनी। उसके बाद हड्डियां टूटने की आवाज आई, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया। मैं खुद को रोने से मुश्किल से रोक पाया। फिर मैंने उसे मुझे बुलाते हुए सुना। मुझे लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। जेमी, जेमी, मेरी छोटी गोरी लड़की कहाँ है? मैं वादा करता हूँ ये जल्दी खत्म हो जाएगा। खैर थोड़ा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे घुटने कितने फ्लेक्सिबल हैं। मैंने रोने से बचने के लिए अपनी उंगली को दांतों से दबा लिया। मुझे लगा कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने बॉक्स के बीच छोटे से गैप से देखा, मुझे 2 आंखें सीधे मेरी तरफ घूरती हुई दिखी। उसने धीरे धीरे बॉक्स हटाया, अपना पूरा चेहरा दिखाया और पास से घूरने लगा। एक छोटा सा छिपने वाला एक क्रेट में कांप रहा है। 2 खूनी हाथ जल्दी तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। 3 सेकंड बचे हैं। भागना चाहती हो? बहुत देर हो गई है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये जानते हुए कि मैं कुछ ही सेकंड में मरने वाली। तभी मुझे फाइव गाइस के एंट्रेंस के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोली तो जोकर जा चुका था। पुलिस वालों ने मुझे बाहर निकाला और लुई की लाश को स्ट्रेचर पर ले गए। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे सिक्योरिटी कैमरा चेक करने को कहा, लेकिन वो भी खराब था। मैंने उन्हें कैप्टन स्पॉल्डिंग की एक तस्वीर दिखाई, लेकिन पुलिस वाले ज्यादा उम्मीद में नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि जोकर अपना पहनावा बदलते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि इस बार वो स्पॉल्डिंग था, अगली बार वो फ्रेंडो बनकर आ सकता है। कौन जानता है? उन्हें वो जोकर कभी नहीं मिला और मुझे पता है कि उन्हें वो मिलेगा भी नहीं। जैसा कि उसने कहा था, अगर वो उसे उसके किए गए पकड़ भी लेते तो वो कुर्सी पर बैठा होता और उसे बिजली के झटके लग रहे होते। मुझे उस रात वहां होना ही नहीं था। लॉरी ने पहले ही बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली थी, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने मुझे आखिरी मिनट में उसे रिप्लेस करने के लिए मैसेज किया। मैं नाराज थी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं बारिश में खुद को घसीटते हुए गई। विंडशील्ड वाइपर बारिश के सामने बेकार लग रहे थे और मैं फाइव गाइस की पार्किंग लॉट में पहुंची। तूफान पहले से ही बहुत तेज था, कांच के दरवाजे से टकरा रहा था। पार्किंग लॉट में काले पानी के गड्ढे भरे हुए थे। अंदर की जगह एक खाली छेद जैसी लग रही थी। फ्लोरोसेंट लाइटें भिनभिना रही थी। ग्रिल से हल्की हल्की आवाज आ रही थी और लाल सफेद टाइलें बाहर के तूफान को दिखा रही थी। जीना काउंटर पर थी, बोरियत से आधी सोई हुई थी। उसने मुझे थकी हुई मुस्कान देते हुए कहा, आज रात यहाँ होना बहुत मुश्किल है। बारिश खिड़कियों से इतनी जोर से टकरा रही थी कि मुझे लगा कि कांच टूट जाएगा। कस्टमर एक एक करके बाहर निकलते गए, जब तक कि हम दोनों ही नहीं रह गए। हमने सबको वहां से जाते हुए देखा।
जीना और मैं काउंटर पहुंच रहे थे, फ्रायर चेक कर रहे थे और बंद होने तक जागने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 9:30 बजे जीना ने ताला लगाना शुरू कर दिया। वो साइड का दरवाज़ा बंद करने गई, फिर पीछे की खिड़कियों की तरफ गई, लेकिन अचानक वो किसी चीज़ को या शायद किसी इंसान को घूरते हुए रुक गई। मैंने देखा कि उसके कंधे तन गए। उसने अपना सर एक तरफ झुकाया। लॉरी, उसने धीरे से कहा। मैं हैरान रह गई। क्या? फिर मैंने भी उसे देखा। दरवाजे के ठीक अंदर खड़ी, पूरी तरह भीगी हुई, बाहर चमकती बिजली की तरह पीली लॉरी। उसकी फाइव गाइज की यूनिफॉर्म दूसरी स्किन की तरह उससे चिपकी हुई थी। उसके बाल खोपड़ी से चिपके हुए थे। वो मुस्कुराई, लेकिन ये अजीब थी, बहुत बड़ी, बहुत सख्त मुस्कान। उसके होंठ उसकी आंखों से मेल नहीं खा रहे थे। मैं वापस आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज़ बिना भाव की और दूर से आती लग रही थी। कार पास में खराब हो गई, सोचा कि शिफ्ट पूरी कर लूं। एक पल के लिए मुझे राहत मिली। शायद वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। शायद वो बस ये पक्का करना चाहती थी कि उसके पैसे कम ना हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे और करीब से देखा, वो राहत कुछ ठंडी चीज़ में बदल गई। उसकी हरकतें झटकेदार और अजीब थी, जैसे वो कोई कठपुतली हो जिसे कोई अभी कंट्रोल करना सीख रहा हो। वो अपने पैर हल्के से घसीट रही थी, जिससे टाइल पर पानी की पतली लकीरें बन रही थी। और वो मुस्कान, वो वैसे ही टिकी हुई थी, बिना पलक झपकाए, जैसे उसे उसके चेहरे पर गाड़ दी गई हो। तुम ठीक तो हो ना? लॉरी ने अपना सर झुकाया। पहले से बेहतर। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। क्या? वो और करीब आए। कसम से उसके हिलने से लाइटें धीमी हो गई। उसके गीले कपड़ों से अब पानी नहीं टपक रहा था। पानी बस फर्श में गायब होता हुआ लग रहा था। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ अचानक बहुत धीमी हो गई। उसमें ऐसी खरखरी थी जैसे वो उसकी छाती के अंदर से कहीं गहरी जगह से आ रही हो। मैंने खुद को बचा लिया। जीना पीछे हट गई। तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ है। हवा भारी हो गई। मेरे फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगा। परछाइयां दीवारों पर अजीब तरह से फैल गई। वो हमारी तरफ से ऐसी बढ़ रही थी जैसे पकड़ने वाली हाथ हो। फिर एक जोरदार आवाज के साथ लाइटें टूट गई और हर जगह कांच फैल गया। अंधेरे में मैंने लॉरी की आवाज सुनी और करीब। देर से आने के लिए सॉरी। खिड़की से आती रोशनी और अचानक बिजली चमकने से रेस्टोरेंट दूसरी दुनिया में पहुंच गया और मैंने देखा कि लॉरी ठीक मेरे सामने खड़ी थी। लॉरी अब ठोस नहीं थी। उसका शरीर धुएं की तरह बह रहा था। उसका चेहरा इतना पीला था कि आर पार दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थी, अंदर से हल्की चमक रही थी और वो हमारी रूह को देख रही थी। लॉरी, मैंने फुसफुसाया, हालांकि मुझे पता नहीं था कि क्यों। उसने मुझे वही सख्त मुस्कान दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अचानक बाहर तूफान और तेज हो गया, जिससे बिल्डिंग हिलने लगी। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। जीना चिल्लाई और पीछे की तरफ भागी। मैं लड़खड़ा गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी लॉरी मेरे करीब आ गई। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। उसकी मुस्कान दर्द, गुस्से और टूटे हुए भाव में बदल गई थी। मैं उस सड़क पर मर गई थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर पत्थर जैसे लग रहे थे। मेरे हाथों पर खून था। मेरी स्किन में कांच के टुकड़े पड़े थे और कोई नहीं आया। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने नहीं। वो और करीब आ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चमक अंधेरे में दिख रही थी। उसकी उंगलियां फड़क रही थी, मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो उंगलियां नहीं थी, सच में नहीं, वो बहुत लंबी हो गई थी, तारों की तरह पतली, गुस्से से कांप रही थी और उसने मुझे पकड़ रखा था। तुमने मेरी चीख नहीं सुनी टमारा? किसी ने भी मेरी चीख नहीं सुनी। मेरी सांस अटक गई। तुम असली नहीं हो। तुम नहीं हो, ये वहम है। उसका सर अजीब तरह से एक तरफ घूम गया। हड्डियां टूटी हुई लकड़ियों की तरह चटकने लगी। वो चिल्लाई, मैं यही हूँ। आवाज मेरे अंदर तक गूंज गई। मेरे दांत बजने लगे। बाहर जोर से बिजली कड़की। इतना काफी था मुझे आजाद करने के लिए। मैं दरवाजे की तरफ भागी, उस अनदेखी हवा को धकेलते हुए जो मुझे पकड़ रही थी। मेरे हाथ लॉक पर अटके, लेकिन किसी तरह वो खुल गया और मैं बाहर तूफान में निकल गई। बारिश मुझ पर बर्फ के पानी की तरह गिरी और मैं फौरन भीग गई। तूफान जोर से चल रहा था, लेकिन वो उस चीख जितना तेज नहीं था जो रेस्टोरेंट से आ रही थी। लॉरी की आवाज़ खींची हुई और टूटी हुई रात में मेरा पीछा कर रही थी। मैं पार्किंग लॉट में भागी। मेरे स्नीकर्स गीले फुटपाथ पर फिसल रहे थे, फेफड़े जल रहे थे और फिर मुझे उसकी कार मिल गई। लॉट के किनारे, सड़क के ठीक पास।
गाड़ी का हो या उसका बचा हुआ हिस्सा। विंडशील्ड टूटी हुई थी, कांच के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए थे। कार का अगला हिस्सा अंदर की तरफ पिचका हुआ था। बोनेट फॉइल की तरह मुड़ा हुआ था। टूटे हुए इंजन से भाप निकल रही थी। मुझे भागते रहना चाहिए था, मुझे कभी अंदर नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा। टूटे हुए शीशे से बिजली की चमक से मैंने उसे देखा। लॉरी, उसका शरीर स्टीयरिंग व्हील से टिका हुआ था। यूनिफॉर्म खून से सनी हुई थी, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी। दिमाग उसके फाइव गाइस के यूनिफॉर्म पर फैला हुआ था। एक आंख गायब थी, दूसरी आंख बेजान खाली देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे सांस आना बंद हो गया। गले में पित्त जैसा महसूस हुआ। फिर उसका सर हिला। एक भयानक आवाज के साथ उसका खराब चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। जैसे ही उसके होंठ उस सख्त बड़ी मुस्कान से फैले, खून उसकी ठोडी से नीचे टपकने लगा। ऊपर बिजली कड़की। मैंने तुमसे कहा था, उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा। उसका कटा हुआ हाथ खिड़की पर हिल रहा था।